इंडिया न्यूज में सुबह के 9 बज रहे हैं। वक्त सुपर फास्ट 100 का है। मैं हूं राजीव शर्मा और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए सुपर फास्ट 100 में खबरों की शुरुआत करते हैं। आज से नरेंद्र मोदी भारत विजय रैली की शुरुआत कर रहे हैं। मिशन 2014 को सफल बनाने के लिए मोदी देश भर में 185 रैली करेंगे। अभियान की शुरुआत कठुआ से होगी। रैली से पहले मोदी माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। मोदी की 185 भारत विजय रैली 295 संसदीय क्षेत्रों में होगी। अभियान के पहले दिन मोदी 3 जगह रैली करेंगे। उधमपुर के बाद मोदी यूपी पहुंचेंगे, जहां बुलंदशहर में एक रैली को संबोधित करेंगे। बुलंदशहर में मोदी की रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुजरात पुलिस की एक टीम ने रैली स्थल का मुआयना किया था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। दिल्ली की 7 सीटों के लिए भी आज मोदी वोट मांगेंगे। मोदी की रैली शास्त्री पार्क में होगी। विधानसभा चुनाव और वाराणसी केजरीवाल के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मोदी की दिल्ली में पहली रैली है। माना जा रहा है कि मोदी दिल्ली की रैली में केजरीवाल पर निशाना साध सकते हैं। वहीं मोदी की जीवनी लिखने वाले लेखक ने खुलासा किया है कि मोदी को गुजरात दंगों का दुख तो है, लेकिन अपराध बोध नहीं। ब्रिटिश लेखक और टीवी प्रोड्यूसर एंडी मरिन ने नरेंद्र मोदी की जीवनी लिखी। वाराणसी में केजरीवाल का विरोध जारी है। पार्क में घूमने निकले लोगों ने केजरीवाल विरोधी नारे लगाए। ये लोग वाराणसी से केजरीवाल की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। यहाँ केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगे। वाराणसी में एक बार फिर से हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगे। हालांकि बीजेपी इस नारे से दरकिनार कर चुकी है खुद को। मोदी भी कार्यकर्ताओं को ये नारा लगाने से मना कर चुके हैं, लेकिन केजरीवाल का विरोध कर रहे लोगों ने मोदी के समर्थन में नारे लगाए। इससे पहले कल वाराणसी में रोड शो के दौरान केजरीवाल पर काली स्याही फेंकी गई। खुद को हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता बताने वाले एक शख्स ने केजरीवाल पर स्याही फेंकी। स्याही के छींटे केजरीवाल के चेहरे और शर्ट पर पड़े। केजरीवाल के साथ साथ उनके सहयोगियों पर भी स्याही के छींटे पड़े। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के चेहरे, शर्ट और टोपी पर स्याही के छींटे पड़ गए। इसके बाद ही आम आदमी पार्टी ने अपना रोड शो जारी किया। वाराणसी में रोड शो के दौरान खुद पर स्याही फेंके जाने से नाराज केजरीवाल ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। केजरीवाल ने कहा कि बनारस की संस्कृति नहीं है, ये काम मोदी के भाड़े के लोगों का है। पुलिस ने केजरीवाल एंड कंपनी पर स्याही फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। स्याही फेंकने वाले इस शख्स अमरीश ने खुद को हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष बताया। रोड शो के दौरान भी केजरीवाल का जोरदार विरोध हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। काफी देर तक केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे को कभी भी काले झंडे नहीं दिखाती और दोनों के निशाने पर आम आदमी पार्टी है। वाराणसी की गलियों में केजरीवाल के कार्यकर्ता पुलिस से भी उलझ गए। पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने हंगामे पर काबू पाने के लिए हल्के बल प्रयोग का इस्तेमाल किया। रैली से पहले केजरीवाल का रोड शो वाराणसी के कई इलाकों से होकर गुजरा। केजरीवाल एक खुली जीप में सवार होकर निकले। रोड शो में लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ी। रोड शो करते हुए केजरीवाल रैली स्थल पहुंचे। वाराणसी में केजरीवाल का जबरदस्त विरोध हुआ। एक शख्स ने काली स्याही फेंकी तो विश्वनाथ मंदिर के पास उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके गए। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास केजरीवाल और मोदी समर्थक आमने सामने आ गए। बीजेपी वाले मोदी के लिए नारा लगा रहे थे, तो वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल के भिड़ंत की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दोनों के समर्थकों को वहां से हटाया। इससे पहले काल भैरव मंदिर के सामने भी मोदी समर्थकों ने केजरीवाल का विरोध किया। केजरीवाल स्नान करने के बाद काल भैरव के दर्शन करने निकले थे। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। केजरीवाल ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सवालों के जवाब नहीं देते, सिर्फ सवाल करते हैं। लेकिन अब वो दिन हवा हुए। अब उन्हें आजाद भारत में लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। बेनियाबाग में हुई एक रैली में केजरीवाल ने यह ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि 200 सालों में इतना देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना 10 सालों में यूपीए सरकार ने लूट लिया। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने उन्हें खुली बहस की चुनौती भी दे डाली। केजरीवाल ने विकास के मुद्दे पर मोदी को बहस के लिए ललकारा। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अपने वसूलों की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ी थी। अरविंद केजरीवाल ने मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सेफ सीट की तलाश में यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो मोदी को हराने यहां आए हैं।
बेगियाबाग में हुई रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोगों के बीच पर्चे भी बंटवाए। इन पर्चों में केजरीवाल ने वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के 5 कारण बताए। वहीं केजरीवाल ने कहा कि मोदी का विकास मॉडल सिर्फ मीडिया की उपज है। केजरीवाल ने वाराणसी के किसानों से कहा कि अगर वो मोदी को वोट देंगे तो उसकी जमीनें बिक जाएंगी और किसान खुदकुशी के लिए मजबूर हो जाएंगे। वाराणसी के दौरे पर निकले केजरीवाल का आज रोड शो सेवापुरी और रोहनिया में जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। वाराणसी में मोदी को घेरने के लिए साझा उम्मीदवार की चर्चा को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वाराणसी में मोदी के खिलाफ वो अपना उम्मीदवार उतार कर खुद को असली सेकुलर साबित करेगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पवार के मुताबिक मोदी सार्वजनिक सभाओं में देश का इतिहास जाने बगैर ही बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि मोदी को देश के इतिहास भूगोल की जानकारी बिल्कुल नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो में सोशल वेलफेयर स्कीमों पर आधारित रहेगा। वडोदरा में मोदी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार ने छोड़ दिया है मैदान। अब मधुसूदन मिस्त्री संभालेंगे मोर्चा। वाराणसी पर अब भी कांग्रेस की चुप्पी। चिदम्बरम के बाद अब मनीष तिवारी का भी लोकसभा चुनाव से किनारा हो चुका है। कांग्रेस ने लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू को टिकट दिया है। आदर्श घोटाले में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को टिकट दिया गया है। नांदेड़ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल की लड़ाई पर सवाल। पुणे के सांसद सुरेश कलमाड़ी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो कांग्रेस उम्मीदवार विश्वजीत कदम को सपोर्ट करेंगे। कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोपी कलमाड़ी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और कहा जा रहा था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी में शामिल किए जाने के कुछ ही घंटे बाद पार्टी से निकाले गए श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक बीजेपी कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर धारवाड़ सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे। श्रीराम सेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक के साथी और मैंगलोर के पब में लड़की की पिटाई करने वाले दिनाकर शेट्टी को कांग्रेस ने भी बाहर निकाल दिया। कल कांग्रेस ने दिनाकर को सदस्य बनाया था। अगले कुछ ही घंटों में उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी। जेडीयू से निष्कासित किए गए शिवानंद तिवारी आम आदमी पार्टी में नया ठिकाना तलाश रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का दामन थाम सकते हैं। शिवानंद ने केजरीवाल समेत दूसरे उम्मीदवारों का प्रचार करने का भी ऐलान किया है। बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी में गठबंधन तय माना जा रहा है। खबर है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में 28 मार्च को दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि ने अपने बेटे अलागिरी को पार्टी से बाहर कर दिया है। एक दिन पहले ही अलागिरी ने बीजेपी और एमडीएम के नेताओं से मुलाकात की थी। ऐसे में अलागिरी को वैसे डीएमके पहले ही निलंबित कर चुकी है और टिकट भी नहीं दिया गया। खबर है कि अलागिरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 30 मार्च को दिल्ली में चुनावी रैली करेंगी और दिल्ली में अपने 7 उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। सोनिया की रैली अजमल खान पार्क में आयोजित की गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ममता के विकास की धज्जियां उड़ाई हैं। जलपाईगुड़ी में उन्होंने कहा कि केंद्र का पैसा जनता तक नहीं पहुंचता। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। वो बस्तर के कोंडा गांव पहुंचेंगे और वहां एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को घर से ही चुनौती मिलने वाली है। राबड़ी के भाई साधु यादव सारण सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। यहां से राबड़ी आरजेडी उम्मीदवार हैं, जिन्हें अब उनके भाई से ही मुकाबला करना होगा। राबड़ी के भाई और लालू के साले साधु यादव की कभी आरजेडी में काफी तूती बोलती थी। बाद में वो कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी से मिलकर आए तो कांग्रेस ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपनी बेटी मीसा भारती को जिताने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव चरण वंदना तक पर उतर आए हैं। पटना से सटे दानापुर के कोथवा में लालू ने कुख्यात रीतलाल यादव के पिता रामाशीष यादव के सरेआम पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। दरअसल जेल में बंद कुख्यात रीतलाल यादव पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ना चाह रहा था। इसीलिए लालू अपनी बेटी मीसा भारती के साथ रीतलाल के पिता रामाशीष यादव को मनाने पहुंचे। इसी दौरान लालू ने रीतलाल के पिता के पैर भी छुए। लालू ने न सिर्फ कुख्यात रीतलाल यादव के पिता रामाशीष यादव के पैर छुए, बल्कि रीतलाल को आरजेडी में शामिल करने का ऐलान भी किया। साथ ही मंच से ही लालू ने रीतलाल यादव को पार्टी का महासचिव बनाने की घोषणा भी की। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र सीट से कैंडिडेट मीसा भारती ने कल नामांकन दाखिल किया। पाटलिपुत्र सीट पर मीसा का मुकाबला आरजेडी छोड़कर बीजेपी में गए टिकट नेता रामकृपाल यादव से है। बीजेपी ने रामकृपाल को इसी सीट से टिकट दिया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान गुलाम नबी आजाद के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सोज भी मौजूद थे। जसवंत सिंह को बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से चर्चा में आई। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल सुराराम चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। अब जसवंत सिंह यहीं से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट से बीजेपी कैंडिडेट एसएस अहलूवालिया ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। बीजेपी से बगावत कर राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय नामांकन भरने वाले जसवंत सिंह इसी सीट से सांसद हैं। बिहार की जहानाबाद सीट से जेडीयू कैंडिडेट और आम्रपाली ग्रुप के सीईओ अनिल शर्मा ने मंगलवार को पर्चा दाखिल किया। नामांकन करने पहुंचे अनिल शर्मा के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। कांग्रेस उम्मीदवार सचिन पायलट ने अजमेर संसदीय सीट से नामांकन दाखिल किया। पायलट ने नामांकन के 3 सेट निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए। पायलट के साथ उनके समर्थक भी थे। सचिन पायलट अजमेर संसदीय सीट से दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सुषमा स्वराज को बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मुकाबले बेहतर नेता बताया है। दिग्विजय ने कहा कि सुषमा उदारवादी नेता है और गठबंधन दलों में ज्यादा मान्य होंगे। दिग्विजय ने सुषमा को मोदी से बेहतर बताया तो सुषमा स्वराज की तरफ से जवाब भी आ गया। सुषमा ने कहा कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद के बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। लखनऊ से लोकसभा का टिकट पाने के बाद आज पहली बार लखनऊ में होंगे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह। 3 बजे वहां पर पहुंचेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने पार्टी का चुनावी गीत दिल्ली में रिलीज किया। गीत के बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं, कंपोज किया है आदेश श्रीवास्तव ने और सुखविंदर सिंह ने इस गीत को गाया है। इस गीत में मोदी कहते हैं देश नहीं लुटने देंगे। नई दिल्ली सीट से बीजेपी कैंडिडेट मीनाक्षी लेखी ने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। करोलबाग में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन का रोड शो निकाला। इस सीट पर मीनाक्षी लेखी का मुकाबला कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन से। गाजियाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर ने अपने चुनाव अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। उनके साथ उनकी बेटी जूही बब्बर और दामाद अनूप सोनी भी प्रचार अभियान में जुटे हैं। उधर मथुरा से चुनावी मैदान में उतरी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी चुनावी प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। कैंडिडेट बनने के बाद पहली बार हेमा आज मथुरा पहुंची और जनता से वोट ढूंढने मांगी। आरएलडी के टिकट पर बिजनौर से चुनाव लड़ रही अभिनेत्री जया प्रदा जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। जया ने मंडावली इलाके में गांव में घूम घूम कर जनता से वोट मांगे। जया की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पीलीभीत से चुनाव लड़ रही मेनका गांधी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ मेनका का चुनाव अभियान देर रात शाम तक चलता रहा। मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद रही है और वो विकास के नाम पर वोट मांग रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। औरंगाबाद में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश बीजेपी और मोदी पर जमकर बरसे। नीतीश ने बीजेपी पर अपनी विचारधारा से भटकने का आरोप भी लगाया। मध्य प्रदेश में बीएसपी को तगड़ा झटका लगा है। यहां पर उसके पुराने और दिग्गज नेता बैजनाथ कुशवाहा ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम दिया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता ली। यूपी के गौतम बुद्ध नगर सीट से बीएसपी के मौजूदा सांसद सुरेंद्र नागर ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने उन्हें औपचारिक सदस्यता दिलाई। इस बार बीएसपी ने उनका टिकट काट दिया था। गोरखपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट अष्टभुजा तिवारी को लेकर विरोधियों के सुर तेज हो गए हैं। कैंडिडेट बदलने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री का पुतला फूंका। सूत्रों के मुताबिक फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। इस बाबत राखी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। राखी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। खबर है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर राखी निर्दलीय चुनावी मैदान में किस्मत आजमा सकती हैं। मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट से कांग्रेस ने गुरदास कामत को टिकट दिया है। मेरठ की कांग्रेस उम्मीदवार और अभिनेत्री रगमा को बगैर इजाजत रोड शो करना महंगा पड़ गया। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सिविल लाइंस और ब्रह्मपुरी थाने में अलग अलग मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के रामपुर से बीएसपी विधायक की अखिलेश और आजम को लेकर बदजुबानी सामने आई। उन्होंने कहा कि रामपुर में रहते हैं सीएम के अब्बा। जिस रामपुर जिले में मुख्यमंत्री का बाप रहता है, जिस रामपुर जिले में मुख्यमंत्री का अब्बा रहता है, उस जिले के लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं आज रामपुर के लोगों की यह हैसियत है
नरेंद्र मोदी पर हमला करते करते बहक गए अखिलेश के मुख्यमंत्री। मोदी को कहा बंदा तो अखिलेश यादव को कह दिया लंकू। एक व्यक्ति जिसका अभी जिक्र हो रहा था, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसकी शकल किससे मिलती है जानते हो? किससे मिलती है? बंदर से। और जब बंदरों को डराने के लिए किसी को लाया जाता है तो वो कौन है? लंगूर। उसकी शकल लंगूर से मिलती है। तो आप लोगों को जवाब देना है। बोगस वोटिंग के लिए उकसाने वाले केंद्रीय मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आयोग ने पवार से गुरुवार तक इस मामले पर जवाब देने को कहा है। पवार ने समर्थकों से स्याही मिटाकर 2 जगहों पर वोट देने को कहा था। इंडियन मुजाहिदीन के मौजूदा चीफ तहसीन डॉक्टर उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तहसीन को नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ा। बताया जा रहा है कि वो काठमांडू के रास्ते पाकिस्तान भागने की फिराक में। तहसीन को लंबे समय से पुलिस तलाश रही थी। अक्टूबर 2013 में पटना में नरेंद्र मोदी की रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट का वो मास्टरमाइंड था। साथ ही जुलाई 2013 में बिहार के बोधगया मंदिर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश भी उसी ने रची थी। तहसीन फरवरी 2013 में हैदराबाद के दिलखुश नगर में हुए ब्लास्ट में भी शामिल था। अगस्त 2012 के पुणे ब्लास्ट के साथ साथ मुंबई में 2011 में हुए ट्रिपल ब्लास्ट में भी वो शामिल था। वाराणसी के शीतला घाट में दिसंबर 2010 में हुए ब्लास्ट का भी वो अहम हिस्सा है। तहसीन अख्तर उर्फ मोनू बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला है और पिछले साल यासीन भटकल की हुई गिरफ्तारी के बाद से वो इंडियन मुजाहिदीन की अगुवाई कर रहा था। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। पुलिस को चकमा देकर भागने वाला आतंकी बरकत आखिरकार जोधपुर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। रविवार को जोधपुर से पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी साकिब अंसारी को गिरफ्तार किया था, लेकिन तब साकिब का दोस्त बरकत बच निकला। जोधपुर पुलिस को खबर मिली थी कि बरकत अपने घर में रुपए और कपड़े लेने आया है। इसके बाद पुलिस ने उसे उसके घर से ही धर दबोचा। दरअसल बरकत जोधपुर से दूर भागने की फिराक में था, लेकिन वो पुलिस की पकड़ में आ गया। बरकत के साथ साथ पुलिस ने जोधपुर में कुछ संदिग्ध लोगों को भी पकड़ा। जोधपुर पुलिस ने एक साथ त्रिपोलिया बाजार, लाइकॉन मोहल्ला और बॉम्बे मोहल्ला, 5वीं रोड, सुथला समेत कई जगहों पर छापेमारी अभियान चला। मुंबई के फोटो जर्नलिस्ट गैंगरेप मामले में आज दोषियों को सजा सुनाई जा सकती है। मुंबई सत्र न्यायालय की ओर से दोपहर 3 बजे के बाद फैसला आ सकता है। इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। दूसरे बैंकों के एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो सकता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है नई। सुप्रीम कोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रत राय के मामले में आज फिर सुनवाई होगी। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने साल भर में 20,000 करोड़ रुपए लौटाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें वो 3-4 दिन में 2,500 करोड़ की पहली किश्त दे देंगे। सहारा ने 5 किश्तों में पूरा पैसा लौटाने का वादा किया है। सहारा जून, सितंबर और दिसंबर के आखिर तक 3500 करोड़ रुपए की किश्त देगा और सहारा ने 31 मार्च 2015 तक निवेशकों का पूरा पैसा लौटाने का वादा किया। आसाराम की बदनीयती का शिकार हुई पीड़ित नाबालिग पहली बार जोधपुर सेशन कोर्ट में पेश हुई। यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ित का बयान होना था, लेकिन हो नहीं पाया। अब उसका बयान 9 अप्रैल को दर्ज होगा। दरअसल आसाराम ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि पीड़ित लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा है। इस संबंध में उनकी ओर से कुछ दस्तावेज भी पेश किए गए, जिस पर अभियोजन पक्ष ने जवाब के लिए कुछ वक्त मांगा। यूपी में प्राइमरी टीचर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अंतरिम आदेश देते हुए 3 महीने के अंदर 72,825 शिक्षकों की भर्ती के आदेश दिए हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के खिलाफ तलखटी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रीनिवासन के इस्तीफे के बिना स्पॉट फिक्सिंग की निष्पक्ष जांच संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच समिति की ओर से सीलबंद लिफाफे में दी गई रिपोर्ट में काफी गंभीर आरोप हैं और जब तक बीसीसीआई अध्यक्ष पद नहीं छोड़ते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर श्रीनिवासन इस्तीफा नहीं देते तो कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष श्रीनिवासन की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। सूत्रों के मुताबिक श्रीनिवासन की जगह शिवलाल यादव को बीसीसीआई प्रमुख बनाया जा सकता है। शिवलाल अभी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है। कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए श्रीनिवासन को बीसीसीआई प्रमुख का पद छोड़ने को कहा। पुणे में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके पर स्टैम्प पेपर पर लिखा सुसाइड नोट मिला, जिसमें आरटीआई कार्यकर्ता ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वालसे और आईपीएस अधिकारी विश्वास नागरे समेत 52 लोगों के नाम का जिक्र किया है।
मथुरा में 52 गांवों की एक पंचायत ने हैरानी भरा फरमान जारी किया है। पंचायत ने यदुवंशी समाज की लड़कियों के जींस पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही डीजे बजाने और शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में घर में रखे रसोई गैस के लीक होने से घर में आग लग गई, जिससे झुलसकर 2 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना में बच्चों के माता पिता भी बुरी तरह से झुलस गए। यूपी के मेरठ में शादी का कार्ड देना है, बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। ठाणे से सटे अमरनाथ परिसर की एक कंपनी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी चपेट में आसपास की 2 और कंपनियां भी आ गईं। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के 15 से 20 गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग से 1 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर घायल हैं। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। यौन उत्पीड़न के आरोपी तरुण तेजपाल को कोर्ट ने पेन और नोटबुक खरीदने की इजाजत दे दी है। तरुण तेजपाल को जेल के अंदर से इन सामानों को खरीदने की इजाजत मिली। निर्भया के नाम पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई हल्की रिवॉल्वर निर्भीक को कानपुर में लॉन्च कर दिया गया।